पाकिस्तान की जो ये इंटरनेशनल बेइज्जती अक्सर आप सुनते हैं ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं किया जाता या किसी चीज को एग्जेजरेट करके आपको नहीं बताया जाता। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जतियां हो रही हैं, लेकिन कितना गजब बेइज्जती प्रूफ ये देश है, ये एक बार फिर से आज आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान जैसे फितरती अनप्रिडिक्टेबल इस तरह के दुश्मन के पड़ोस में रहते हुए हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है, और क्यों एक बार फिर से भारत के आर्मी चीफ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम 24/7/365 उस मोड में है कि किसी भी वक्त हम वो कर सकते हैं जो हमने 6 और 7 तारीख को किया था इस महीने, और बताया था कि पहलगाम का बदला हमारे दिमाग से अब कभी उतरेगा नहीं, निकलेगा नहीं, और प्रतिशोध हमेशा जारी रहेगा। यह खबर देखिए। उसके बाद मेजर गौरव आर्य और पीके श्रीवास्तव या मार्शल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास लेकर चलूंगा। लेकिन कंबोडिया थाईलैंड में दूसरे दिन भी जंग जारी है। एशिया में चलने वाले इस फ्लैश पॉइंट की चिंता हमको भी इसलिए है क्योंकि एशिया में यह हो रहा है। दुनिया में तो कई जगहों पर आग लगी हुई है, एकदम करीब 2 मुल्क आपस में इस तरीके से, ये देखिए जरा आग एक दूसरे के ऊपर कैसे उछाली जा रही है, और उसके बाद यह चिंता लाजमी है। थाईलैंड ने लॉन्च किया है ऑपरेशन युट्टा बोडिन। कंबोडिया पर जबरदस्त जमीनी और हवाई हमला किया गया है। करीब 209 किलोमीटर के दायरे में 6 जगहों पर गोलीबारी हुई है। लग रहा था कि ये थोड़ी देर के लिए कुछ शुरू हो गया है, शायद जल्दी शांत हो जाएगा, लेकिन मेजर गौरव ये दूसरे दिन भी, और ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। ये देखिए ग्रैड फायर कर रहे हैं आपके स्क्रीन पे। हाँ? जो वो लगातार मिसाइल्स गई हैं वो ग्रैड है, और कितना अच्छा दृश्य हमें तो देखकर अच्छा लगता है। अब जिस पे गिरती है बेचारे उससे पूछो कि तुम्हें कैसा लगता है, लेकिन हमें तो देख के यहाँ पे अच्छा लगता है। एनीवे, तो ये बीच में जो लड़ाई हुई है इसके एक बहुत खूबसूरत वाकया है। हेड ऑफ स्टेट, वो जो लेडी शिनवत्रा थी, उनकी बात हुई कंबोडिया के हेड ऑफ स्टेट से, और हेड ऑफ स्टेट से अच्छा इनके दोनों बाप दोस्त, यानी कि हेड ऑफ स्टेट ऑफ कंबोडिया एंड शिनवत्रा के पिताजी दोनों मित्र। उन्होंने फोन पे कह दिया अंकल अंकल अंकल, और मैं बड़ी परेशान हूं, और मेरा जनरल है जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, मुझे तो वैसे ही समझ में नहीं आता है जनरल। अंकल ने लीक कर दी कॉन्वर्सेशन, अंकल ने रिकॉर्ड करी, और अब उसकी नौकरी चली गई, प्रधानमंत्री की जो कंबोडिया की है उसकी नौकरी चली गई। अब जो दूसरे लोग आए हैं वो कह रहे हैं साहब छोड़ेंगे नहीं। अब उनको पॉलिटिकल एक हुक मिल गया ना, तो अब वो कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं। तो वहां पे देव बमबारी, देखिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ भाई साहब, F-16 का इस्तेमाल हुआ है, आपके ग्रैड का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ है, हर किस्म की चीजों का इस्तेमाल हुआ है, और वहां पे स्मॉल आर्म्स फायर का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि राइफल मशीन गन भी चल रही है वहां पे, सब कुछ चल रहा है। मतलब ये और एस्केलेट करेगा क्या? एस्केलेट तो करेगा, हाँ। लेकिन एस्केलेशन लैडर में थोड़ी दिक्कत ये है कि कंबोडिया के पास, अगर कंबोडिया में कोई घुसता है तो कंबोडिया अपने को बचा सकता है, ये तो हाँ उसके पास ताकत है, लेकिन कंबोडिया के पास कोई एयरफोर्स नहीं, देयर इज नॉट अ सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट विद कंबोडिया, और उसके पास 28 F-16s हैं। एक का आपने देखा किस तरीके से उन्होंने धमाका किया है, तो ये एसिमेट्री है, और उनकी जो सेना है वो बहुत मजबूत है, कंबोडिया की उतनी नहीं है, और जो आर्म्स हैं और जो एम्युनिशंस हैं वो ग्रैड है, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ों की कमी है। कंबोडिया चाइना सपोर्टेड है और वो US सपोर्टेड है, तो ये एक तरीके से अब अगेन प्रॉक्सी वॉर आप कह सकते हैं बिटवीन चाइना एंड US की कौन डोमिनेट करेगा। और ये भी देख लीजिए आप कि अंकल केवल रिश्ता नहीं होता, एक चिप्स भी होती है आप जानते हैं, और साथ में परेशानी की वजह भी होती है जो यहाँ पर हो गई है। आगे देखिए कि पाकिस्तानी नेता अली अमीन गंडापुर, उनका कबूलनामा, गुड तालिबान के नाम आतंकियों को पाल रही है ISI। गुड तालिबान के नाम पर आतंकियों को पाला जा रहा है ISI की तरफ से। आतंकियों को ISI ने पुलिस से छुड़ाया, गुड तालिबानियों को वर्दी पहनाकर कश्मीर भेजा जाता है ISI की तरफ से। खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर। सुन लीजिए, ये है दुनिया ये कह रही है कि आप कम से कम टेररिज्म के मामले में गुड बैड बंद कीजिए, टेररिज्म इज एट द एंड ऑफ द डे टेररिज्म, लेकिन पाकिस्तान नहीं साहब, अब ये इनका है कि जब ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं पाकिस्तान में, ये एक ही नैरेटिव का गाना गाते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना जब बकरा कटेगा तो बटेगा, जब किसी को मिलता नहीं है फिर ये बकवास करना शुरू कर देते हैं, या फिर पोल खोलना एक दूसरे की शुरू कर देते हैं। अब अमीन अली गंडापुर कह रहा है, आपने ध्यान से सुना? अमीन अली गंडापुर ये कह रहा है कि साहब ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान है, इसमें गुड तालिबान कौन है? जो पाकिस्तान की तरफ है। बैड तालिबान कौन है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को ठोक रहा है। तो 2 तालिबान है, साफ सीधी बात है। पाकिस्तान यानी कि खुद ये कह रहा है मुख्यमंत्री खैबर पख्तूनख्वा कि पाकिस्तान का दोहरा रवैया दोगला है, पाकिस्तान खुद कह रहा है अपने मुझसे। दिनेश, कम से कम गौरव एक बात से तो तसल्ली हुई कि उनका अपना मुख्यमंत्री कह रहा है भाई गुड तालिबान है तो वर्दी पहनाओ। भी कह रहे थे ना, अगर ये वाकई तुम्हारे जिहादी इतने जोश वाले हैं, जज्बे वाले हैं,
वर्दी पहनाओ, लड़ने के लिए आओ। ये पीछे वाले वार क्या करते हो कि पटाखा फोड़ा और भाग गए, ये नहीं करना है। वो खुद कह रहा है वर्दी पहनाओ, भेजो लड़ने के लिए, सीमा भेजो। वो तालिबान को अपनी फौज का अंग घोषित करो और उसको भेजो। बिल्कुल घोषित रूप में आओ, वर्दी पहनाओ। वो वर्दी नहीं पहना रहे हैं क्योंकि लड़ने की ताकत नहीं। जो वर्दी नहीं पहन रहा है इसका मतलब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है। यूनाइटेड के वार करने वाला काउंसिल, पाकिस्तान का रोल इस समय जो वहां चल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ कौन लड़ेगा? पाकिस्तान लड़ेगा। और वहां क्या चल रहा है? अली अमीन गंडापुर खुद बता रहे हैं, मुख्यमंत्री, हाँ, उनके अपने मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और इसके बाद भी अभी दुनिया को बहुत कुछ समझना है। पाकिस्तान उनके समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जटिल चीज है। बहरहाल बीजिंग में असीम मुनीर की घोर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान में रहने वाले चाइनीज की सुरक्षा को लेकर फटकार लगाई गई है। वांग यी ने सीधे सीधे समझ लीजिए कि कॉलर पकड़ ली है मुनीर की। पाकिस्तान में रहने वाले जो चाइनीज हैं, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उनको लेकर फटकार लगाई है कि कर क्या रहे हो हमारी सुरक्षा के लिए। चीन के विदेश मंत्री ने कहा असीम मुनीर को कि अब बताओ निर्णायक रूप से करोगे। असल में चाइना को यह लगने लगा है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस एक बार फिर से पाकिस्तान पर बढ़ रहा है, चाइना के हितों की अनदेखी हो रही है, और इसीलिए इस तरह बुला के तलब करके फटकारा गया है असीम मुनीर को। फील्ड मार्शल असीम मुनीर। भाई साहब, असीम मुनीर इस बार जलील नहीं हुआ, वो जलील हुआ है। दोनों में फर्क है। वो जलील हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि जलील हुआ, एकदम जलील नहीं हुआ वो। अब इशू ये है कि करीब 30 से लेकर 35 अरब डॉलर इन लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में डाल दिए चीनियों ने। अब वो पैकअप हो गया, सी पैक हो गया, पैक बंद हो गया, सी पैक हो गया। अब सी पैक के पैक होने के बाद अब इन लोगों ने बोला कि सी पैक क्यों पैक हो गया। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, 20,000 लोगों के 2 डिवीजन रेज करे थे जो कि नहीं बचा पाए चीनियों को, और चीनियों को मुर्गे की तरह काट के फेंक रहे हैं वहां पे बलोच। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानी जर्नल खा गए सी पैक, पैसा खा गए, गड़क कर गए और बाहर निकल गए, डकार तक नहीं ली। अब उनको बुलाया जा रहा है कि अच्छा बेटा, तुमने एक तो हमसे पैसे लिए, हमारे बंदे मरवाए, फिर तुम खाना खाने गए डोनाल्ड ट्रंप के पास, अब तुम फिर डोनाल्ड ट्रंप से पैसे लोगे, उसके बंदों को तुमने बलूचिस्तान बेचा, फिर तुम उसके बंदों को मरवाओगे। ये सेम साइकिल इज रिपीटिंग। ये बलूचिस्तान की डील करके आए हैं। ये देखिए कि जब ये पूछा गया ना सर पीके श्रीवास्तव सर, तो जो जवाब आया वो ये आया कि आप तो हमारे आयरन ब्रदर हैं और हमारी जो दोस्ती है वो तो तमाम मौसमों को देख चुकी है, उसके बावजूद कायम है और हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आयरन ब्रदर हैं, जंग लग गया है, ये बुलाया नहीं गया है। लाइन हाजिर हम इसको बोलते हैं। पैसे दिए थे, अब बताओ जरा सा। वो कॉलर पकड़ के बोला ना गौरव ने, कॉलर पकड़ के बुलाया कि तुमको फील्ड मार्शल बना दिया, तुमको इतने पैसे दिए, पैसे कहाँ गए, उसका हिसाब कौन देगा। ये लाइन हाजिरी हुई है मुनीर साहब की, और मुनीर साहब जो हैं वहां गए हैं बताने के लिए मैं कुछ करता हूँ। करेंगे क्या? करना कुछ नहीं है। सी पैक होकर सी में चला गया है। और मुझे वो बैडमिंटन का फिल्म वो सीक्वेंस याद आ रहा है जो एक गाने में फिल्म आया गया था, हो गया दिन ढल गई शाम जाने दो, वो वाला जो है उसमें टक टक। अभी मुझको लगता है असीम मुनीर इधर से चाइना और उधर से ट्रंप, ये इनका टक टक चलेगा। आपके शो में कई बार हमने उनका टू टाइमिंग न तो किसी आदमी के लिए ठीक होती है न किसी मुनीर के लिए। ये मुनीर हर में टू टाइमिंग में फंसा हुआ है। लेकिन ये टू टाइमिंग क्या अब सक्सेसफुली निभा लेंगे या एक तरफ से इनको पड़ने वाली है? पड़ेगी, दोनों तरफ से पड़ेगी। एक तरफ कौन सा होगा जिधर से पड़ेगी? नहीं, इनको दोनों तरफ से पड़ेगी। देखिए ऐसा है कि जब तक इनकी पूरी बेइज्जती नहीं होती, इनको भी एहसास नहीं होता पाकिस्तानियों को। अभी देखिए चाइना ने जलील करा इनको, आप देख रहे हैं। अब आप देखिएगा कुछ समय के बाद अमेरिका भी जलील करेगा। अमेरिका कैसे जलील करता है? अमेरिका पैसे देगा, फिर अमेरिका बोलेगा तुमने हमारा काम नहीं करा, फिर अमेरिका चूड़ियां कसेगा। इन लोगों ने एक्चुअली, आसिम मुनीर गया था व्हाइट हाउस, इसने एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला है कि साहब बलूचिस्तान में मिनरल वेल्थ है, आप तो ग्रीनलैंड भी चाहते हैं, आप तो यूक्रेन भी चाहते हैं, आपकी थाली पे मैं बलूचिस्तान परोस देता हूं, आपको जो निकालना है निकाल लो। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया। पर यही डायलॉग इसने शी जिनपिंग को मारा था। अब यही तो है जो कह रहे हैं ना कि टू टाइमिंग किसी लिए अच्छी नहीं होती, ना इंसान के लिए ना फील्ड मार्शल के लिए। तो इसी में जूते पड़ने वाले हैं इसको। तो ये बहुत बुरी एक तरीके से खबर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब वहां पे पहुंचेंगे असीम मुनीर तो देखिएगा यूं पहुंचेंगे जैसे न जाने कितनी तारीफ चाइना में उनकी हुई है। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल में फिर से युद्ध की घंटी बज गई है। वॉर का नया बहाना तलाश रहा है इजराइल। मोसाद के अभियानों के जरिए अटैक के लिए मौके की तलाश हो रही है। ईरान को सीरिया या लेबनान बनाने की तैयारी है और इजराइल मौके तलाश रहा है। ये खबर नए नए रूप रंग लेकर रोज आपके सामने आ रही है, कभी ऊपर से, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम से। लेकिन ये खबर रोज आ रही है। भाई ये खबर फैला कौन रहा है? सबसे पहली बात, ये खबर आ कहां से रही है? इजराइल तो फैलाएगा नहीं, अमेरिका फैलाएगा नहीं, ये खबर ईरान खुद फैला रहा है।
और ये खबर गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ईरान वाले झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन ईरान वाले देखिए उनका बहुत हद तक एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया इजराइल ने, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करा है, इजराइल को हर एक बंदे की लोकेशन पता है। अब सिंपल सी बात है, ये मदद की गुहार है, ये मदद की गुहार है कि भाई बचा लो, देखो अटैक करने वाला है, देखो डोनाल्ड ट्रंप तुमने बोला था सीज फायर, अब तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है हमारे ऊपर अटैक करके। अच्छा, इजराइल भी कह रहा है सीज फायर, लेकिन बीच बीच में हैप्पी दिवाली होती रहती है। अच्छा, तो ये जो बहादुर लोग होते हैं वो सीधे सीधे हेल्प मी नहीं कहते, हेल्प मी नहीं वो ये कहते हैं कि बहुत मारने वाला है, ये मुझे बहुत मारने वाला है, और इसमें ये लिखा होता है कि आओ मुझे बचा लो। अगली खबर यह है कि सीरिया के बहाने तुर्की और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। सीरिया पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। डेविड कॉरिडोर प्लान को पूरा करने की चर्चा, ये क्या है हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। डेविड कॉरिडोर प्लान से 4 हिस्सों में बटेगा सीरिया। तुर्की ने कहा कि किसी भी कीमत में हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुर्की के साथ भी शुरू होने वाला है क्या? सब कुछ शुरू होने वाला है। तुर्की के ये जो है ना, डेविड कॉरिडोर दिखाया, हाँ ये दिखाया जी। अब इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं 4 तरह के वो हैं ट्राइबल्स जी, कुर्द हैं, अलावी हैं, सुन्नी हैं, ड्रूज हैं। अब इनको ड्रूज तक जाना है, बिकॉज ड्रूज सपोर्टेड बाय इजराइल और कुर्द्स को भी सपोर्ट करते हैं। अब बच गए ये 2, अलावी का उनका शर्रा उसी का है, अलावी वाले ट्राइबल का है। अहमद नहीं, वो पहले वाला बशार अल असद। तो ये क्या वाकई खिंच जाएगी ये लाइन? हाँ, क्यों नहीं खिंच जाएगी? खिंची यहाँ तक चले जाएंगे, अपने आप ही हिस्से बन गए। देखिए साहब, सिंपल सी बात है सर, विथ योर परमिशन, 1 मिनट सर, ये जो है ना, ये क्या है? इराक है, ठीक है, सीरिया के बाद इराक है, इराक के बाद हबीबी ईरान है। आपको ये बनानी पड़ेगी कॉरिडोर, अगर आपको तेहरान में दस्तक देनी है। नॉक नॉक, गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन? अच्छा, तो असल में ये इजराइल ये वहां तक पहुंच के लिए ये सब कर रहा है। एक सेफ कॉरिडोर बन रहा है जिसका नाम डेविड कॉरिडोर है। कुर्द जो हैं, कुर्द वो लोग हैं जिनको अमेरिका ने सपोर्ट करा था जब अहमद अल शरा ने अटैक करा था और बशार अल असद की सरकार को निपटाया था पिछले साल, वो कुर्द थे। अहमद अल शरा को सपोर्ट करने वाले कौन है? तुर्की। अहमद अल शरा को तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग डेविड कॉरिडोर बनाते हैं तो ये सुन्नी अरब हैं, यानी कि अहमद अल शरा के लोग वो रह जाएंगे यहाँ पे इस इलाके में, राइट। ये ड्रूज का है जिसके लिए इजराइल बीच में कूदा था। डेविड कॉरिडोर सीधा यहाँ से ये जा रहा है, सुवेद जा रहा है, सुवेद जा रहा है ये सारा कॉरिडोर। अच्छा। वो सारी चीज जो है मिलजुल करके इजराइल, ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना जो चल रहा है, मुहिम चल रही है, उसके लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज जो की गई है, पूरा गणित जो यहाँ की तो सर ये क्या आपको लगता है कागजों पे महदूद रहेगा? इजराइल इसको ले आएगा जमीन पर? इजराइल जमीनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख रहे हैं जो भी कार्रवाई इजराइल की होती है जमीनी होती है। ईरान में अभी तक जमीनी कार्रवाई चल रही है, हवा की बंद हो गई है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कहा सुनी में है, ये कॉरिडोर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है और जल्द आप इसको होता हुआ देखेंगे। और उधर जाकर अभी जो मोसाद के लोगों को इतनी दूरी तय करके तमाम काम करके आपके फाइटर जेट्स लेके उनके आईडीएफ के लोगों को जाना पड़ता है, वो फिर आसान हो जाएगा। जमीन के रास्ते बड़ी आसानी से ईरान तक पहुंच बनेगी। और भारत के ड्रोन, अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां आपने देख लिया ये क्या होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमने आपके लिए फ्लैश की। अगली खबर यह है कि भारत के ड्रोन अब मिसाइल से हमला करेंगे। ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने का कामयाब परीक्षण। ड्रोन से लॉन्च हुई मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल कामयाब रही। डीआरडीओ ने ULPGM V3 का परीक्षण किया। इसको फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा, ड्रोन से कैसे गिरती है मिसाइल और ऐसा लगता है वो नीचे आने वाली है, तभी वो बीच में ही दिशा बदलती है, रफ्तार पर। ये देखिए आप, ये ड्रोन से निकली हुई मिसाइल जैसे ही नीचे आती है फिर अपनी दिशा में वो आगे चली जाती है। सर ये होता तो पहले भी रहा है, इस तरह के ड्रोन से पहली बार हुआ? ड्रोन से पहली बार हो रहा है। अच्छा। काव वाली जो ड्रोन से होता है, ड्रोन को आप एक पर्टिकुलर जैसे एयर प्लेटफॉर्म को लेके जाते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट को या बॉम्बर एयरक्राफ्ट को या कोई और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को आप लेके जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ से मिसाइल चलाते हैं। तो पहले आपको एक पर्टिकुलर लेवल लेना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ रेंज और फॉर द सेक ऑफ रीपर वगैरह तो मारते रहे ना इसी से, मतलब आप जो कह रहे हैं MQ-9B वगैरह, वो ये काम करते रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास तो नहीं था, हमने तो खरीदा है उनको। ये जो हम कर रहे हैं, ये सफल परीक्षण हुआ। इसका मतलब हम टेक ऑफ लैंडिंग अपने आप कर सकते हैं, हम ऑटोनोमसली इसको उस जगह पोजीशन करते हैं जा सकते हैं। तो किसी भी ह्यूमन without losing the human being, we can still penetrate the enemy defenses, go there and hit them. एंड ये प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल है। अच्छा। इसका मतलब ये जा करके, जब हम प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स इस लेवल से बोलते हैं, इसका मतलब ये लेस देन 5 मीटर्स के इसका CEP होगा, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी।
और मेरे ख्याल से उससे कम भी हो तो जाएगा। जब सर ये इतनी ताकत, हम इस तरीके की विशेष ताकत अगर हमारी अपनी बन गई, दिनेश आप ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जो हम कह रहे थे, इनऑर्गेनिक सोल्जर्स, आर्मी ऑफ नन एंड वॉर स्टिल गोज ऑन। ये वाली स्थिति हो रही है क्या? आगे आने वाले 10 सालों में ये स्थिति लेकिन एक बड़ी चिंता जो इस समय कही जा रही है कि अक्टूबर तक हम अपने अगर स्क्वाड्रंस की तुलना करें पाकिस्तान के साथ, और ये समझ लें कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी मिला हुआ है, तो हमारे लिए अपने फाइटर जेट्स की संख्या एक बड़ा कंसर्न है। क्या ये तमाम चीजें, जैसे मिसाइल के क्षेत्र में हमारे क्रांतिकारी काम या यही हमारे काम, क्या कॉम्पनसेट कर देंगे? अब आपको ऐसे देख के चलिए, अगर थोड़ा टाइम हो तो बताता हूं। हाँ, जल्दी से। हमारे पास 2 चीजें हैं। ठीक है। हम रॉकेटरी के मास्टर हैं। हाँ। हम अब सीख रहे हैं एआई इनेबल्ड ऑपरेशन करना या इसको टेक ऑफ करना, ये करना, पहुंचना दुश्मन तक। अगर ये दोनों चीजों को हम मर्ज करते हैं तो ये ताकत हमारी उस ताकत को कॉम्प्लीमेंट करती है, जो गैप है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, फुलफिल नहीं करती। एक वर्ड होता है फुलफिल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट करती है। गैप आपने इस वक्त रखा है, संभाल के रखा हुआ है। जैसे फोक स्टडी होती है, होल्ड वन फ्रंट, फाइट ऑन अनदर। ये होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उस फ्रंट पे सर, मतलब ये जो है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट तो कर रहा है लेकिन कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है, तो ये चिंता तो बरकरार रहेगी। चिंता बिल्कुल बरकरार है, और मैं कई बार ये कह चुका हूं, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, सर सीनियर है मेरे, ही नोज मच मोर देन आई डू। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो आत्मनिर्भरता का पूरा मामला है कि हम अपना बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बनाना जरूरी है, इसके बिना आपका कोई चारा नहीं है। लेकिन आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार दर लगातार गिर रही है। अभी इमीडिएटली व्हाट इंडिया शुड डू इज, सीधी सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 112 114 का जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको छोड़िए, छोड़िए, आप सीधा बोलिए 10 स्क्वाड्रन चाहिए आपको। अगर आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए तो आप खरीदिए, कहानी खत्म करिए। राफेल की खरीदनी है आपको जिसकी खरीद के खत्म करो। आप सबसे पहले गैप भरो उसका। मतलब ये कि जहां पे स्टेरॉइड की जरूरत है वहां कम से कम लॉन्ग टर्म कोई इलाज ना चले। जो चारा है आत्मनिर्भरता का, ये होना चाहिए, लेकिन बीच में बेचारा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बीच में बेचारगी वाला आलम नहीं होना चाहिए। 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान, 29 हमारी, और उधर गिन लीजिए चाइना वाली, और चाइना को पाकिस्तान में जोड़ दीजिए। इसलिए हमारी ये चिंता बड़ी है। अगली खबर देखिए, 345 करोड़ में बना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर प्लान। ईरान में ट्रंप की हत्या की रची जा रही है साजिश। मिशन को पूरा करने के लिए जुटाए गए $40 मिलियन। खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद जावेद लारिजानी ने ट्रंप को दी धमकी, करोड़ों मुसलमान कर सकते हैं ट्रंप के सिर पर वार। ट्रंप को लेकर कभी यह धमकी दी जाती है कि आप जब धूप ले रहे होंगे तब कोई ड्रोन आएगा और आपके नाभि पर हमला करके चला जाएगा। ये भी तक बता दें, नाभि में मारेंगे। अब यहां पर देखिए, ये क्राउड फंडिंग की तरह चंदा जमा करके ट्रंप के लिए सुपारी दी जा रही है। ये खबरें क्या बता, राष्ट्राध्यक्षों के लिए इस तरह की बातें, ये खबरें इस दौर में, इस जंक्चर में क्या बता रही हैं सर? बहुत बढ़िया चीज है जो ईरान ने कही है, वेरी गुड ईरान। अब होगा क्या कि जब, क्योंकि जो ट्रंप है ना, वो बड़ा ईगोइस्टिक आदमी है, ये बात सही है, ट्रंप के बारे में सच है ये। अब ये बोल रहे हैं हम ट्रंप को मार देंगे, ट्रंप की सुपारी $40 मिलियन। उन्होंने मस्जिदों से भी अनाउंस करा कि आओ सब लोग पैसा दो, तो ₹5 ₹10 मिला मिलू के इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब इन्होंने एक्चुअली ट्रंप की सुपारी दे दी, और ये पहले भी हो चुका है। सलमान रश्दी नाम का जो ऑथर था, सलमान रश्दी की आंख में चाकू मारा था, इतने 20 साल के बाद, 15 साल के बाद। तो ये काम शुरू हो गया है। अब ट्रंप क्या कर सकता है इसमें? ट्रंप, दिनेश भाई, ये कर सकता है कि इजराइल को बोले कि ठीक है यार, मैंने तो देखो युद्ध रोकने की कोशिश करी, अब इनको नहीं समझ में आ रही, तुम देख लो तुम्हें क्या। बस हो गया, कहानी खत्म। ट्रंप सीखेगा इजराइल से प्रीएम्पशन। ये तो गए, जो अनाउंस कर रहे हैं, ये तो गए, ये तो इनका नाम आ गया रेड डायरी में। अब इनका होगा। तो ये कट्टरता देखिए किस हद तक बढ़ी, किस हद तक फैली, कि अब इस तरीके से राष्ट्राध्यक्ष के लिए कहा जा रहा है, और ट्रंप इस बात को सुनकर चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। तो फिर आगे क्या होने वाला है? क्या वो सीज फायर वाली झंडी हटा देंगे? इसीलिए हर दिन ये बयान भी आ रहे हैं। क्या ये इसी तरह के बयान देने के बाद उनको लगता है कि अब मार पड़ेगी, इसीलिए वो बताने लगते हैं कि देखना अब इजराइल मारेगा मारेगा मारेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या इसलिए ये हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अगली खबर ये है कि फिलिस्तीन को लेकर G7 देशों में दरार आ गई। फिलिस्तीन को सितंबर में मान्यता देने वाला है फ्रांस। इमैनुअल मैक्रों के फैसले को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं मैक्रो। अब इमैनुअल मैक्रों को अचानक आकर फिलिस्तीन को यूं रिकॉग्नाइज करने की बात क्यों कहनी पड़ी? आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है फ्रांस, और ऐसे में आकर फ्रांस ये बात कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि ये देखो इनका दिमाग घूम गया है, ये फिलिस्तीन को मान्यता देने की बातें कर। क्यों किया होगा इस समय ये? देखिए साहब, ऐसा है कि उसका एक सर्टेन माइंडसेट है मैक्रों का। मैं आपको सही बात बताता हूं। कैसा माइंडसेट है? एक थोड़ा सा लेफ्ट टाइप का माइंडसेट है मैक्रों का, और मैक्रों को लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। अब देखिए साहब, जब जंग होती है तो गलत तो होता ही है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ गलत, लेकिन इजरायलियों के साथ भी गलत हो रहा है। अब इसमें पूरी चीज है कि अपने आप को पोजीशन करना,
अमेरिका से वैसे ही खटपट चल रही है फ्रांस की, सिर्फ आइडियोलॉजिकल उस पे नहीं, इवन ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ्स अमेरिका से खटपट चल रही है, सब लोग जानते हैं। इस वक्त मैक्रों जो है अपने आप को पोजीशन कर रहा है ग्लोबल लीडर। मैक्रों ये बता रहा है कि एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैं एक यहां पे स्टेप ले रहा हूं कि आई एम द फर्स्ट वन हु विल से दैट पैलेस्टीन, अच्छा नॉन मुस्लिम कंट्री है भाई, मुस्लिम कंट्रीज तो कहती हैं, ओआईसी कहती है। अब इसके स्टेटमेंट पे ओआईसी के कुछ कंट्रीज का वेलकम होगा कि स्वागत है आपका। क्यों सर? नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें एक और नुक्ता है जी, इसके पास मुस्लिम वोटर्स भी बहुत हैं, इसका भी ध्यान रखिए जी। अच्छा, ये वोट बैंक के लिए हो रहा है वहाँ? थोड़ा वोट बैंक अच्छा। नहीं तो फिर सर अगर इनको ये मतलब कहीं पर जो बुरा हो रहा होता है तो एक तरफ का बुरा क्यों दिखाई देता है? अब जैसे उनके साथ जब बुरा हुआ था और इनकी पत्नी ने इनको वहां एरोप्लेन से उतरते हुए धक्का दे दिया था, पूरी दुनिया ने देखा था, तो सबने कहा था बुरा हुआ है, सबने एक सुर में कहा था। इनको एक तरफ की बुराई क्यों दिखती? तो उन्होंने मना कर दिया था, मैं धक्का तो थोड़ी नहीं दिया, वो तो मना कर गए साफ। वो वाले सीन को जब आप बात कर रहे हैं, उनका नहीं, उन्होंने तो प्यार से मुझे बताया, देखो कैसे लग रहे हो, आई वाई ठीक ठाक आएगी। अच्छा। हाँ, वो मुद्दा तो डिफरेंट चला गया। अच्छा, ओके। मैक्रो ने उसका खंडन किया था कि मुझे थप्पड़ नहीं मारा गया है। तो वही बात यहाँ भी है। ये अपने आप को बिल्कुल गौरव से बोला, ये पोजीशन कर रहे हैं इन द मुस्लिम वर्ल्ड अदर वे कि अगर टैरिफ वहां से लगा तो मैं कहीं और अपना माल बेच सकूंगा। अच्छा। और इनके पास बेचने के लिए माल है। एक आपको बता दें, फ्रांस के पास जहाज भी है, मिसाइल्स भी हैं, करियर्स भी हैं, हर चीज है जो बेची जा सकती है। तो वो अब अमेरिका से हटके अपने को बेचने के मार्केट में ट्रेड में भी पोजीशन कर रहे हैं। गजब। ट्रेड और टैरिफ वाला चक्कर है। एक चीज बता दूं, मैक्रों चाहे रिकॉग्नाइज करे पैलेस्टीनियन स्टेट, एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई देश नहीं है चाहे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जिसको फिलिस्तीनियों ने धोखा ना दिया हो। कुवैत वालों से पूछ लो, जॉर्डन वालों से पूछ लो, इजिप्ट वालों से पूछ लो। इसीलिए जब फिलिस्तीनियों को मार पड़ती है, कोई मुस्लिम देश एक फिलिस्तीनी को पनाह नहीं देता। क्या गेट आउट। जॉर्डन जिसमें कि 50% पॉपुलेशन जो है दैट इज लगभग पैलेस्टीनियन है, वहां पे इतने भरे हुए, जॉर्डन खुद कहता है भाई हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, तुम लोग मत आओ क्योंकि तुम लोग बाय नेचर कलेशी हो, इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सब मुंह जबानी, ट्विटर पे पूरा सपोर्ट है, ऑल आइज ऑन गाजा। ट्विटर पे कोई, अगर फेसबुक पे सपोर्ट की कमी है तो बताओ भाई को, पूरा सपोर्ट है। लेकिन एक को पनाह देने को राजी, क्योंकि इनको पता है कि जिस मुल्क में आते हैं उधर छेद कर देते हैं ये लोग फिलिस्तीनी, और यही काम फ्रांस के साथ होने वाला है। और ये जो आपने कहा ना सर मैक्रो वाला, ये जो कि नहीं उन्होंने तो प्यार किया था और उन्होंने टाई सही की थी, तो अभी ये सुन रहे थे और उपेंद्र अटवाल वहां मौजूद हैं, कहते हैं इसीलिए लोगों को प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। अगली खबर देखिए, आईएसआई अधिकारियों का ढाका तक पहुंचना और आसान हुआ। पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री, राजनयिकों और ऑफिशियल पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री। ढाका में दोनों देशों की बैठक के बाद हुआ फैसला। ये बड़े बेताब हैं, 72 के बाद इनके लिए जो थोड़े से अच्छे दिन आए थे, बड़े बेताब हैं कि इनको ये पुराने वाले दिन चाहिए। नहीं, बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ये पूरा का पूरा जो मैटर हो रहा है इसमें पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप ये बोलेंगे साहब बड़ी विचित्र बात है, वीजा एक दूसरे को दे रहे हैं, एंट्री फ्री करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है कि इन्होंने यानी बांग्लादेशियों ने, मोहम्मद यूनुस ने ये होप करा था कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया। अब इन्होंने सोचा था चीन सपोर्ट करेगा, चाइना ने भी लगभग ठेंगा दिखा दिया। ज्यादा कुछ चाइना ने नहीं करा है, चाइना सिर्फ मुंह जबानी, ट्विटर, फेसबुक, यही चल रहा है। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानियों को बांग्लादेश बुलाएंगे तो भारत रिएक्ट करेगा, फिर ये प्रेशर डाल के भारत के साथ हम कोई डील कर सकते हैं, ये इनका एंड गेम है। अच्छा, तो ये आम दाम दंड भेद चल रहा है, आम भी भेजे वही आम। बिल्कुल आपने ठीक बोला, वेरी गुड दिनेश भाई, यही है। बहुत बढ़िया ये लेकिन अब अगली खबर ये बता रही है कि एक महीने से हाइफा की ऑयल रिफाइनरी में काम बंद है। ईरान ने किया था ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, रिफाइनरी पर 3 डायरेक्ट हिट किए गए थे, आज भी ठप है ये, और इजराइल का अहम ऊर्जा केंद्र है, और इसीलिए वहां पैसे जोड़कर ट्रंप की सुपारी दी जा रही है। ये हाइफा तो सर, ये तो कम से कम पैसे नहीं होते तो तेल देके कुछ ले लेते हैं। हाइफा तो बहुत इनका, हाइफा इजराइल का बहुत बड़ा पोर्ट, हाईफाई जगह, हाइफा इनका बहुत बड़ा पोर्ट है, और वहां पर बहुत बड़ी रिफाइनरी थी। ईरान की जिस मिसाइल ने वहां अटैक किया था, उस मिसाइल का नाम हम लोगों ने आपके शो पे कई बार लिया है, आपने बताया था, खैबर शिकान जो है वो मिसाइल हाइपरसोनिक है और ग्लाइड करती है, प्रेसिशन उसका अच्छा है, उसका रेडियो जो रेडार RCS है बहुत कम है। तो ये सब मिलाकर के वो पेनिट्रेट कर गई थी एयर डिफेंसेस को इजराइल के, और उसके बाद ईरान ने अपनी बड़ी पीठ ठोकी थी। ये वही वाली मिसाल ही है। उसके बाद अब थोड़ा काम चालू हुआ है, लेकिन हाँ
मतलब ऐसा नहीं है सर कि इजराइल ने भुगता नहीं है, बड़े दर्द झेले हैं, अभी तक झेल ही रहा है। इजराइल से ज्यादा किसी ने नहीं भुगता। लेकिन वो रोता क्यों नहीं है इस तरीके से कि यहाँ पर ये हो गया, हमको फिर से मारेंगे, हमको ईरान फिर से ऐसे करेगा, हूती भेज देगा, हमास वाले आएंगे, हिजबुल्लाह, क्यों नहीं करता वो ऐसा? तो खुद अपना प्लान बना के चलता है कि इन्होंने मारा, अब मेरा प्लान ये है मारने का। आप जो है वो प्रीएम्प्ट करता है, वो सजा देता है और प्यूनिटिव डिटरेंट रखता है। लेकिन मुझको ये लगता है कि वहां तो ये हाइफा में जो इनको करना था कर लिया मेजर साहब जी। वहां तो कई रिफाइनरियां आज भी सुलग रही हैं, कभी भी सुलगने लगती है कोई। ईरान में तो किसी भी दिन ये होने लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश भाई, इन्होंने हाइफा पे मारा। हाइफा आपको जैसे पता है वो पूरा पोर्ट जो है वो पूरा इंडियन कंट्रोल्ड है, वहां पे ईरान ने मारा। तो पहली चीज ये है कि क्या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान से बात करी होगी? पक्का करी होगी, पक्का बोला होगा भाई साहब वहां पे इंडियन एसेट्स आप हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं बमबारी। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मोसाद ने हलवा बना रखा है लिटरली ईरान का, हम तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहते हैं ना ये धमाका हो गया, धमाका हो गया। तो ये कई सारे हाइफा कर रहे हैं ईरान के अंदर, कई सारे हाइफा रोज कर रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान को ये समझ में, ईरान ने खैबर शिकन से किया होगा और वहां तो रोज उनके माथे पर शिकन दे रहे हैं ये मोसाद वाले। और चीन ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब, ये खबर देखिए, बॉम्ब का नाम है रेन ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स। अंडरग्राउंड तबाही कर सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ग्रंथ लिख दिया हो, ये नाम है कि ग्रंथ है। अंडरग्राउंड तबाही कर सकता है ये बॉम्ब, वातावरण में मौजूद सारी ऑक्सीजन सोख लेता। मैंने सर कई बार ये देखा है कि कई बार आप देखिएगा कि कुछ जगहों के दरबान जो खड़े रहते हैं दरवाजे के पास, वो भले ही दुबले पतले हों, मूंछें बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं। उसी तरीके से नाम बड़ा खतरनाक लग रहा है। क्या इसमें दम भी है सर उस तरह का? अब ये अगर आई डोंट नो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है DF-27, अच्छा, जो इनकी मिसाइल नई वाली डोंगफेंग। डोंगफेंग। और दूसरा इनका एक H बॉम्ब ये कहते हैं। H बॉम्ब को माना जाता है कि वो कम रेडिएशन वाला बॉम्ब है, क्योंकि नॉर्मली बॉम्ब में क्या होगा कि ये पहले वो फिशन बॉम्ब्स होते हैं तो रेडिएशन होता है, इसमें क्या होता है फिशन से स्टार्ट होता है और फ्यूजन होता है। अच्छा, तो मटेरियल इसमें डिफरेंट होता है, इसमें रेडिएशन कम माना जाता है, इसको H बॉम्ब बोलते हैं। लेकिन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर DF-27 पर आपने ये वाला लगा दिया तो जहाँ जाएगा वहाँ बड़ी वो कर सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला, मैं इनके जो ब्रोशर है और इनका जो पैम्फलेट होता है उसको देख करके किसी बात को मानने में मुझे बहुत संकोच होता है। उसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऐसा लगता लिखा है रहता है ऐसा कि आप अगर पढ़ेंगे, टेक्निकली पढ़ेंगे, ये तो कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है मुआब, उसका बेसिकली जवाब है ये। उसका आंसर है, एक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रशिया के पास है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है अमेरिका के। ये इन्होंने ताऊ ऑफ ऑल बॉम्ब बना लिया क्या? पता नहीं, ग्रैंडफादर बनाया इन्होंने, ग्रैंडफादर बनाया। पर वही बात है जो सर कह रहे हैं ना, आई एग्री विद सर 100%। चाइनीज ऐसी बात कर लेते हैं जैसे J-35 इनका फाइटर है, किसी ने नहीं देखा, ज्यादा दूर से देखा है उसको, दूर से खड़ा है एयर शो में, इतनी दूर खड़ा है 1 किलोमीटर दूरबीन से देखना जरा, हाँ ये दिख रहा है J-35, हाँ ये चाइना का बस। और ब्रोशर जो है, ब्रोशर में ऐसा लिखा है ये उड़ता है तो पता ही नहीं लगता उड़ा है कि नहीं उड़ा, ये बम गिराता है तो पता ही नहीं लगता बम गिरा है कि नहीं गिरा, ये पता नहीं ऐसा कर देता है तो वैसा। इतनी अलिफ लैला की कहानियां बना दी कि दुनिया कन्विंस हो गई। अब इसके बारे में पाइन नीडल्स, क्या मुझे तो नाम ही याद नहीं सर, क्या नाम है इसका? पाइन नीडल मुझे भी नहीं, ये इन्होंने ना इसको एक्चुअली DF-27 प्लस H बॉम्ब करके तो मैं जानता हूँ। अपना बढ़िया है, अपना बढ़िया। किसी को अग्नि, कहानी खत्म हो गई बस, है ना। अब पूरा इसमें डिपिक्ट हो रहा है कि ये क्या है, क्या करने वाला है, किस तरीके से। नीडल रेडिएटिंग ड्रैगन, पता नहीं क्या पूरा ऐसे लिख दिया है। ये निबंध लिखो प्रतियोगिता चल रही है लगता है वहां। अगली खबर देखिए, कल करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ। करगिल स्थित द्रास में सेना का 2 दिन का कार्यक्रम, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस कार्यक्रम में जवानों ने पराक्रम दिखाया। करगिल को लेकर एक बार फिर से भारतीय सेना के शौर्य को देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर ये तैयारियां शुरू हो गई और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, जो खूबसूरत पहाड़ियां वहां आसपास दिखाई दे रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर आकर दुश्मन बैठ गया था और फिर उसके पास एडवांटेज था, ऊंचाई का, हाइट का एडवांटेज। और तब भारत की सेना ने वो किया जिसे हम विजय दिवस के दिन कल्मिनेट करते हुए मनाते हैं। और ये इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भारत के इन्हीं शूरवीरों की वजह से हम स्वतंत्र हवा में सांसें ले रहे हैं। और कल शाम 7 बजे करगिल विजय दिवस कॉन्क्लेव में देखना मत भूलिएगा, प्रतिशोध रिवाइंड, कैसे हिंद के शूरवीरों ने 1999 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को कई बार घुटनों पर लाया और अब तो कई मामलों में परिभाषाएं ही बदल गई। एक पल नहीं लगाते मातृभूमि के चरणों में अपना शीश चढ़ा देने। अब सिर्फ 3
आधार पर लड़ाई होगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज। पाकिस्तान पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नेवी ने इस बारी या उससे पहले कारगिल में किया था, वो हो जाता तो ये नक्शे से कुछ गड़बड़ हो जाता। पूरे विश्व को भी झटका लगा है कि भारत वो भारत नहीं है जो हम लोग सोचते थे। दया का मतलब हमने अब चेंज किया है। जब इलाज करें तो मुकम्मल करें। मौलाना मसूद अजहर के डायलॉग आपको याद है? वो जो इमोशन है वो मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद और इवन आसिम मुनीर के अंदर आना चाहिए। वो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। करगिल के बारे में और करगिल के बाद भारत की रणनीति के बारे में जो चीजें आपको कल शाम 6:55 टाइम्स नाउ नव भारत पर प्रतिशोध रिवाइंड में देखने को मिलेंगी, मेरा दावा है कि कहीं और नहीं, इसलिए मिस मत कीजिएगा। अलार्म लगा लीजिए, कहीं पर ये आप नोट कर लीजिए कि 6:55 पर कल शाम टाइम्स नाउ नव भारत के साथ आपको जुड़ना है। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने शुरू की गोल्डन डोम इंटरसेप्टर की टेस्टिंग। अंतरिक्ष में इंटरसेप्टर की तैनाती की तरफ पहला कदम। स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स का जमीन पर परीक्षण शुरू किया। चीन रूस ने अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र बनाने पर सवाल उठाए। सर, कहां जाके इंसान ये दिखाना चाहता है कि वो शांति का कितना बड़ा पुजारी है सर? नहीं, बिल्कुल। और सबसे बेहतरीन बात, ट्रंप ने कनाडा से बोला कि लाओ $150 अरब। तुम्हें गोल्डन डोम का सहारा मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे ऊपर अटैक ना हो। कनाडा कहता हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे यहाँ ठंड इतनी है, बेचारा कोई नहीं, तुम्हारे साथ दुश्मनी है लोगों की। रूस तुम्हारे बगल में है, चाइना के जहाज वहां घूमते रहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी बचो जैसे अमेरिका अपने आप को बचाएगा, तो लाओ $150 अरब। ट्रंप ने सीधी मांग कर ली उसकी। बट दिनेश, ऑन अ सीरियस नोट, SDI स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव शुरू हुआ था रोनाल्ड रेगन के जमाने में। 1.0 उसको बोलते थे, ये 2.0 है। अच्छा। स्पेस बेस्ड इंटरसेप्शन इज लाइक स्पेस आयरन डोम। अच्छा, स्पेस तक आयरन डोम। आयरन डोम, वो वाला आयरन डोम हो गया। इसमें सारी मारक क्षमता जो है स्पेस से आएगी। अच्छा। और इसका एक चीज होगी कि जो सैटेलाइट्स आपके हैं, जिनकी वजह से आपको GPS मिलता है, ग्लोनास मिलता है, पिक्चर्स मिलती हैं, वेदो मिलता है, सारे जो आपको मिलता है, उस सबको ये मार सकता है। तो कल को अगर लड़ाई होती है तो चाइना का जो नेटवर्क है, जो US का नेटवर्क है, उसको अमेरिका ध्वस्त कर सकता है। नीचे कुछ नहीं रहेगा, आपकी कोई मिसाइल जाएगी कैसे? मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स आर इनर्शियल नेविगेशन के बाद वो डिपेंड करती हैं अपने GPS पर। उसके बाद ऊपर आती हैं फिर टर्मिनल फेज में रेडार वगैरह के ऊपर। तो इन बिटवीन वाले फेज में क्या होगा? तो ये अपने आप में बहुत घातक है। और एक हमारी संधि है, UN की संधि है, उसके हिसाब से स्पेस को आप बना नहीं सकते युद्ध का मैदान। लेकिन ये स्पेस को भी बन रहा है। युद्ध का मैदान बनाए बगैर कहां मानेगा इंसान। अगली खबर देखिए, चीन की नेवी को मिले 2 J-35 स्टेल्थ विमान। चीन ने J-35 स्टेल्थ को शिप पर तैनात किया। चीन का 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट है। J-35 फुजियान विमान वाहक पोत पर तैनात कर दिया गया है। इसी के बारे में अभी मेजर गौरव आर्य बता रहे थे कि जितना भी यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर इनका ब्रोशर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना? कुछ का तो हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, तो वो जो कहते हैं विरदावली जो गाई जाती थी ना पहले सर, तो राजाओं के शान में, सम्मान में, छोटी सी जगह के भी जो राजा एक ढाल तलवार वाले होते थे, उनको बताया जाता था कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है कि इनके J-35 को ही बताया। नहीं, अभी देखिए, कह रहे हैं चाइनीज नेवी को J-35 दो मिले। यही भाई लोग आज से 1 महीना पहले क्या बोल रहे थे कि पाकिस्तान को 40 देंगे। खुद इनके पास 2 अभी आए हैं आज की तारीख में। ये पिछले महीने से माहौल बना रहे थे, भौकाल बना रहे थे कि 40 देंगे पाकिस्तान को। देख लो, ये हाल है इनके। अरे इतना खुल के उनकी पोल मत खोलो भाई गौरव। ये आगे 40 से 2 का रिलेशनशिप बनाइए। 40 खुद इनके पास 2 हैं, उनको 40 दे रहे थे 50% डिस्काउंट पे। अब भैया चीनी माल। मतलब ये कि भगोने में 2 रोटियां पड़ी हुई हैं, लेकिन मोहल्ले को न्योता दिया हुआ है और अब बाद में बताया जा रहा है कि हमारे घर वालों ने 2 रोटी खाई। बाकी वाले न्योते वाले पूछ रहे हैं, अच्छा तो फिर न्योता दिया क्यों था आपने? चीन ने सऊदी अरब को दिया हथियारों का ऑफर। अगली खबर, J-10 लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया। अमेरिका की तुलना में सस्ते हथियारों का ऑफर। सऊदी अरब ने J-10 में नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी। भाई साहब, यही चेंगडू एविएशन का है जिसके शेयर प्राइस गिरे थे। पाकिस्तान वो भस्मास हो रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हाथ लगा दो भस्म हो जाता है। ये चेंगडू एविएशन का J-10 एयरक्राफ्ट है जिसके 20% से ज्यादा शेयर प्राइस गिर गए थे। सेल्समैन को क्यों नहीं भेजा? उसको वहां बुला के डांट रहे हैं आसिम मुनीर को। वो सऊदी अरब भेज देते, जा भेज दे यार। ये जाते हैं हर 6 महीने बाद वो हज करने, उमरा करने। हाँ।
ये जाते हैं सबके सब तो मुफ्त वो में जाते कैटलॉग हैं। लेके नहीं जाती, ये J35 ये हाँ, J10 भाई उसी ले जाते हैं ये लोग, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। तो कि हम मना हज क्यों पे कर गए। दिया फिर सऊदी अरब ने खरीद? सऊदी अरब के पास पैसे हैं ना। सऊदी अरब कह रहा है जब खरीदेगा शेख तो हबीबी बेस्ट खरीदेगा, अभी भी गौरव कचड़ा थोड़ा ना खरीदेगा शेख। गौरव विद ड्यू परमिशन, एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि उसको इसलिए भी बुलाया होगा डांटने के लिए कि तुमको किसने कहा था J10C यूज करो, और कहा तुम्हें किसने कहा था कि तुम पहलगाम करो, तुमने पंगा करा दिया। J10C की तुमने पोल खोल दी, वो सऊदी अरब मना कर रहा है। सारी चीजों को पोल खुल गई। SQ9 कोई लेने वाला नहीं है, इनके ड्रोन्स कोई ले नहीं रहा है। J10 विंगलून ड्रोन का उसका भी नाम विंगलून, उसको कोई ले नहीं रहा है। तो सारी चीजों को ले नहीं रहा है, इसलिए तुमने तो मार्केट ही ध्वस्त कर दिया यार। अब जरा खुदा का ये जो कंट्री, खुदा का नेशन कहलाता है, उसकी खबर देख लीजिए। पासपोर्ट की रैंकिंग में और फिसड्डी हुआ पाकिस्तान। खराब रैंकिंग के देशों में पाकिस्तान सबसे नीचे से चौथा, सबसे नीचे से चौथा। मतलब अगर नीचे वालों में भी आप गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज देना चाहें तो वो भी नहीं दे सकते इसको। नीचे से चौथा, 99 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 96 नंबर पर, पहले नंबर पर सिंगापुर और दूसरे नंबर पर जापान है। भारत की रैंकिंग 8वीं, 8 पायदान का उछाल के लेकर 77वें नंबर पर है। तो ये आज एक बार फिर से एक दूसरे को बधाई देंगे। नहीं, बिल्कुल देंगे साहब, बिल्कुल देंगे। बहुत ही बढ़िया चीज है। पाकिस्तान 4 नंबर पे। देखिए पाकिस्तान ये कह रहा है हम स्टेबल मुल्क है, हमारी इज्जत करो। हम आज से 10 साल पहले भी नीचे से 4 थे, आज भी 10 से नीचे से 4 हैं। देखो अफगानिस्तान को हरा दिया, देखो सोमालिया को हरा दिया, सीरिया का तो हमने बैंड ही बजा दिया, मजे आ गए। यही चल रहा बस पाकिस्तान में, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। वेल सेड, वेल सेड। तो आप जब ये कह रहे हैं कि यहाँ लोन मिलने पर कांग्रेचुलेशन दे दिया जाता है एक दूसरे को, तो मुझको लगता है आज ये रैंकिंग आने पर भी एक दूसरे को कहा जाएगा कि देखो हम स्टेबल हैं जहां के तहां हैं और हमने कमाया है। इसमें एक और तथ्य छुपा हुआ क्या? है, वो ये है, देखो लोग हमसे कितना डरते हैं, लोग हमसे कितना डरते हैं, आने ही नहीं देते अपने देश में। आने ही नहीं देते। वेरी गुड सर। हमने ऐसी छवि बनाई है दुनिया भर में कि हमको अपने देश में आने ही नहीं देगा, नीचे से चौथे पर कायम है। आज प्रतिशोध में इतना ही, लेकिन कल जैसा मैंने आपको बताया, जुड़ना मत भूलिएगा टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। प्रतिशोध रिवाइंड अभी से लेकर करगिल तक, पूरा जहां जहां तमाचे पड़े हैं इनको, कैसे इनको घुटनों पर लाया गया है और भारत ने कैसे कुछ चीजों को रीडिफाइन कर दिया है, हमेशा के लिए देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।